कैलेंडर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लास यहीं से उठता है कि भाई कैलेंडर बेसिकली होता क्या है, कैलेंडर बनता किस तरीके से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलेंडर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है आपकी अर्थ की रोटेशन, कि भाई हमारे पास जो सोलर ईयर है, डेज है, वो सब किस तरीके से बनते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि अर्थ की रोटेशन का जो टाइम होता है, जो रियल टाइम पीरियड है, या फिर अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बताइए अर्थ अपना एक सर्कल सन के सराउंडिंग कितने समय में कंप्लीट करती है, तो हम लोग उसके बारे में बोलते हैं भाई 365 सही 1/4 दिन। ठीक है। अब एक दिन में क्लास घंटे कितने होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे। तो अगर मैं बात करूं 1/4 की, तो इसके अकॉर्डिंग 1/4 डे यानी कि भाई एक दिन का जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास जो आवर्स की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 6 आवर की। यानी कि अर्थ अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में 365 दिन से 6 घंटे ज्यादा लेती है, तब जाके उसका एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख दूं, 365 दिन और 6 घंटे, तब जाके अर्थ का एक सर्कल कंप्लीट होता है जो कि सन के सराउंडिंग होता है। बट क्या ये इसका रियल टाइम पीरियड है? नहीं। अर्थ जब सन के सराउंडिंग अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है तो उसका रियल टाइम पीरियड होता है क्लास 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड। ये इसका रियल टाइम पीरियड होता है। बट हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए इस टाइम को लगभग 6 घंटे मान लेते हैं। जो ये 6 आवर हमारे पास आए हैं, क्या मैं इन सब कैसे लिख सकता हूँ? 5 आवर 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। भाई 60 सेकेंड से 1 मिनट बनती है, 59 मिनट प्लस 1 60 मिनट्स, और वो आपका 1 आवर हो जाता है कि टोटल 6 आवर आपके पास हो जाएंगे। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अर्थ की रोटेशन का जो रियल टाइम है, रियल टाइम कौन सा? जो नीचे वाला है। और इमेजिनरी टाइम, काल्पनिक समय, जो कि हम लोग मानते हैं कौन सा? ऊपर वाला। उन दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? तो क्लास डेज से डेज कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, और 11 मिनट 12 सेकेंड का ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, जो कि अर्थ की रोटेशन के रियल टाइम पीरियड और इमेजिनरी टाइम पीरियड में होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, कैलेंडर के अंदर क्लास 2 तरह के साल होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के ईयर होते हैं। फर्स्ट आपका नॉर्मल ईयर, सेकंड आपका लीप ईयर। जो लीप ईयर है हमारे पास वो हमेशा 4 सालों बाद आता है। ऐसा क्यों होता है? वो कभी 6, 8 या 10 सालों के बाद क्यों नहीं आता? उसका एक कंप्लीट सर्कल है जो कि वो 4 साल के बाद रिपीट करता है। ऐसा किस वजह से होता है? चलिए देखते हैं। एक साल से जो ये 6 आवर्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं क्लास, ये जो 6 घंटे हैं वो इन 4 सालों में जाके कितना बन जाएंगे? 24 आवर्स। उन 24 आवर्स से आपके पास एक दिन बनता है, और वो एक दिन आपका लीप डे कहलाता है। और लीप डे का क्लास वो दिन कौन सा होता है? 29 फेब। यही रीजन है कि भाई आपका जो लीप का साल है वो हमेशा ही 4 साल के बाद आता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब कोई भी ईयर हमारे पास लीप है या नहीं, अगर हमें ये पता करना हो तो उसके लिए उस ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड कर देते हैं? 4 से। बट कोई भी ईयर जिसके लास्ट में 00 आ जाए क्लास, क्या आ जाए? 00, वो कभी भी लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि जिसके भी लास्ट में 00 आ जाएगी वो एक सेंचुरी बन जाएगी। और कोई भी सेंचुरी लीप है या नहीं, अगर हमको ये पता करना हो तो उस वैल्यू को 400 से डिवाइड कर दिया जाता है। 00 को 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सेंचुरी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लीप सेंचुरी। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए 1600, 1700, 1800 और 1900, बताइए इन सब में से लीप ईयर कौन सा है? तो क्लास इन सब में से लीप ईयर कौन सा है? 1600। अब आप देखेंगे कि भैया अगर आप इन चारों वैल्यूज को 4 से डिवाइड करते हो तो ये सारी वैल्यूज 4 से डिवाइड हो जाती है। और आपने यही लिखा था कि सर जब भी कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास लीप ईयर होता है। बट यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, इन सभी के लास्ट में क्या है? 00। और 00 होने पर ये सभी क्या बन जाती है आपके पास? सेंचुरी बन जाती है। तो कोई भी सेंचुरी जिसके लास्ट में 00 होता है और वो वैल्यू अगर 400 से डिवाइड हो जाए
तो हमारे पास लीप सेंचुरी हो जाती है, और जो लीप सेंचुरी है वही लीप ईयर कहलाएगी, और उसमें लीप ईयर की तरह एक दिन प्लस हो जाएगा, बाकी कोई भी लीप सेंचुरी नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि मैथ का रूल होता है क्लास, जिसके भी लास्ट में डबल जीरो है वो सारी वैल्यू 4 से डिवाइड होती है, चाहे वो वैल्यू कोई भी है। ठीक है, बट लास्ट में डबल जीरो देखते ही रीजनिंग के अंदर हमको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए कैलेंडर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं आपके ओड डेज। ओड डेज इन द सेंस आपके एक्स्ट्रा डेज, जिन दिनों को मिलाकर आपका वीक कंप्लीट नहीं होता। टोटल डेज डिवाइड बाय 7, यानी कि 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आपके पास बचता है, जो भी शेष आपके पास बचता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके ओड डेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भैया 10 तारीख है और आपका जो एग्जाम है वो 15 तारीख को है, तो आप क्या कहते हैं? आपके पास कितने दिन है? 5। क्या उन 5 दिनों को मिलाकर कोई वीक बनता है? नहीं, वो 5 दिन सेपरेट ही रहते हैं ना। तो यानी कि आपके पास जो ओड डेज हुए वो कितने हो गए? 5। सपोज कीजिए आज 10 है और आपका एग्जाम अगर 12 डेज बाद 22 को हो जाए, 22 तारीख को हो जाए, तो आपके पास कितने दिन बचते हैं क्लास? 12 दिन। क्या उन 12 दिनों में से आपका कोई वीक कंप्लीट होता है? भाई एक वीक में 7 डेज होते हैं, आप उस एक वीक को अलग कर दीजिए, तब भी रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो यानी कि वीक जो बचे हैं वो कभी भी ओड डेज की कैटेगरी में नहीं आते। जो रिमाइंडर बचता है वो सब क्या कहलाते हैं? आपके ओड डेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए अगर मैं आपको कहूं ओड डेज इन ए नॉर्मल ईयर, ओड डेज इन ए नॉर्मल ईयर। अब एक नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं क्लास 365, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। देखिए अब जब आप 365 को 7 से डिवाइड करते हो, 365 को 7 से डिवाइड करने पर 7 5 जा 35, यहाँ पर आया 15, 7 2 जा 14। ये देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये जो 52 आए हैं ये आपके पास वीक्स आए हैं, और ये जो 1 है ये आपका ओड डेज। क्लियर? 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आपके पास बचता है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे ओड डेज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ओड डेज इन ए नॉर्मल ईयर, ओड डेज इन ए नॉर्मल ईयर 1। अगर मैं आपसे बात करूं ओड डेज इन ए लीप ईयर, तो क्लास उस टाइम पर आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2 किस लिए? लीप ईयर में हमारे पास जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 366, 366। इससे एक दिन एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर भी एक एक्स्ट्रा बच जाएगा क्लास। क्लियर? चलिए अब एक सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन है मैथ का कि भाई अगर आप किसी भी वैल्यू को 7 से डिवाइड करते हो तो वहां पर मैक्सिमम रिमाइंडर कितना बच सकता है और मिनिमम रिमाइंडर कितना बच सकता है। तो याद रहे, अगर आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो मिनिमम रिमाइंडर हमेशा ही 0 बचता है, और मैक्सिमम जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो उससे 1 कम। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी वैल्यू को 98 से डिवाइड कर रहे हो मान लो, तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना बच सकता है? 97। 98 होते ही वो वैल्यू दोबारा से डिवाइड हो जाएगी और मिनिमम कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? तो जब आप किसी भी वैल्यू को 7 से डिवाइड करते हो तो मिनिमम रिमाइंडर कितना बच सकता है? 0 और मैक्सिमम 6। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ ओड डेज, मिनिमम नंबर ऑफ ओड डेज। भाई हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे? 0। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे बेटा? 6। कितने होंगे? 6। तो ये जो 0 to 6 है यही हमारा कैलेंडर होता है। 0 1 2 3 4 5 6। 0 पे हमारे पास आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे,
5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। क्लियर है? ये हमारा कैलेंडर 0 to 6 7 डेज, और वहीं पर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब समझ में आया आपको कि भाई ओड डेज निकालने के लिए हम किसी भी वैल्यू को 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो हमारे डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, एक नॉर्मल ईयर में इन्हें नॉर्मल ईयर किसी भी सामान्य वर्ष में आपका 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन है दोनों सेम रहते हैं। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर इनका जो दिन है बेटा वो सेम होता है, सेम डे। यानी कि अगर किसी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को सैटरडे होता है तो बेटा 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सैटरडे ही होगा। ठीक है? और जो आपके पास लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस आ जाता है बेटा, +1 डे डिफरेंस। यानी कि अगर यहां पर 1 जनवरी को अगर सैटरडे है किसी भी लीप ईयर में, तो 31 दिसंबर को क्या होगा बेटा? संडे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कर दे स्टॉप, कर दो, कर दे शुरू। कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने भी? और डेज हो गए थे, मतलब जब नॉर्मल और लीप ईयर में जो डिफरेंस सब कर लिया था, डिफरेंस सब हो गया था, जो पहला और आखिरी दिन सेम था, और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस आ गया। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं, उससे आगे शुरू करते हैं क्लास। लीप ईयर इन 100 ईयर्स। भाई पहले 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? अब क्लास इस बात का तो आप सभी को पता है कि भाई लीप ईयर हमेशा ही 4 सालों के बाद आता है। कितने सालों के बाद आता है? 4 सालों के बाद। अगर आप किसी से भी पूछते हो कि भाई बताइए पहले 100 सालों में लीप के साल कितने होंगे, तो आप उसको 4 से डिवाइड करके देख लोगे। बट अगर मान लो कोई आपसे कहे कि भाई बताइए पहले 10 सालों में लीप ईयर कितने हुए? 2। 20 में कितने होंगे? 5। 50 में कितने होंगे? 12। और जब बात 100 की हो तो पहला आंसर क्या रहता है? 25, 25। बट ऐसा नहीं है। लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स आंसर आता है बेटा 24। पहले 100 वर्षों में जो लीप ईयर है वो कितने होते हैं? 24 ईयर्स होते हैं। इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था अगर किसी भी ईयर के लास्ट में 00 आ जाए तो वो एक सेंचुरी बन जाती है, और सेंचुरी का लीप होने के लिए 400 से डिवाइड होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पर 100 जो है क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो क्या ये 100 जो है क्या वो आपका लीप ईयर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में आपके पास जो लीप ईयर रहेंगे वो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है, लीप ईयर इन नेक्स्ट 100 ईयर, 101 से लेकर और 200 सालों तक वहां पर भी नंबर ऑफ लीप ईयर हमारे पास कितने रहेंगे? 24 रहेंगे, क्योंकि 200 भी जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट 100 ईयर्स, लीप ईयर इन 201 to 300 ईयर्स, यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? 24। जो नेक्स्ट है लीप ईयर इन 301 to 400 ईयर्स, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि 400 जो है वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और कोई भी ईयर जिसके लास्ट में 00 हो और अगर वो वैल्यू 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो एक लीप की सेंचुरी होती है, और वो लीप सेंचुरी आपका लीप ईयर भी कहलाती है। तो वहां पर भी एक दिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 25। यहाँ से क्लास 3 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
तो उन तीनों क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है लीप ईयर इन फर्स्ट 400 ईयर्स। भाई पहले 400 वर्षों में लीप ईयर बताइए कितने होंगे। देखिए पहले 100 में 24, नेक्स्ट 100 में 24, उससे नेक्स्ट में 24 और उससे नेक्स्ट में 25। तो यहां से क्लास 24 3 72 प्लस 25 कितना हो गया 97। तो आपका पहला क्वेश्चन पहले 400 वर्षों में फर्स्ट 400 ईयर्स में जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे बेटा 97 होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb comes in 400 years। वही बताइए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अब क्लास 29 फरवरी कितनी बार आती है। देखिए फरवरी तो हर साल में आती है, बट क्या 29 फरवरी हर साल में आती है। 29th फेब आपके पास सिर्फ उसी ईयर में आती है जो कि आपके पास लीप होता है, तो फर्स्ट 400 ईयर्स में आपके पास लीप ईयर कितने आए 97। तो बेटा 29th फेब भी फर्स्ट 100 ईयर्स में कितनी बार आएगी 97। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एग्जामिनर हमेशा ये सोचता है कि बच्चों का क्वेश्चन गलत किस तरीके से करवाया जाए, और उसी केस में देखिए थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 29th comes in 400 years। भाई 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आती है। अब उसने आपको कोई फरवरी नहीं बोला है, सिर्फ 29 तारीख बोला है। हाउ मेनी टाइम्स 29, सॉरी हाउ मेनी टाइम्स ए डेट 29 कम्स इन 400 ईयर्स। यानी कि भाई बताइए पहले 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आती है। हाउ मेनी टाइम्स अ डेट 29 कम्स इन फर्स्ट 400 ईयर्स। अब उसने आपको कोई 29 फेब के बारे में नहीं बोला है, डायरेक्ट पूछा है 29 तारीख कितनी बार आती है। तो क्लास इसका आंसर रहेगा बेटा 4497 टाइम्स। ठीक है, मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ आया किस तरीके से, समझिएगा जरा ध्यान से। बेटा एक साल में जो महीने हमारे पास होते हैं वो होते हैं 12 मंथ्स, और 29th डेट हमारे पास 11 मंथ्स में आती है। ठीक है, एक फरवरी का महीना ऐसा है जिसमें 29 तारीख नहीं आती, क्योंकि वहां पर मिनिमम डेज कितने होते हैं 28, मैक्सिमम 29, और 29 तभी होंगे जब वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस फेब के मंथ को यहां से बिल्कुल ही कट कर देते हैं। हमारे पास 400 ईयर्स है, 400 ईयर्स में 11 मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये 29th डेट है वो कितनी बार आई बेटा 4400। बट इन 400 सालों में जो 29th फेब है 29 फरवरी, वो हमारे पास कितनी बार आई 97 टाइम्स। तो यहां से हमारे पास जो ये 29 तारीख है वो कितनी बार आई बेटा 4497। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। चलिए, तो ये तो बात थी हमारे पास लीप ईयर की। अब हम बात करते हैं ओड डेज की। जैसे अभी आपसे किसी ने पूछ लिया था कि भाई बताइए कि नॉर्मल ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, सामान्य वर्ष में ओड डेज कितने होते हैं। तब आप लोगों ने क्या किया था भाई टोटल डेज डिवाइड बाय 7, यानी कि आपने 365 को 7 से डिवाइड कर दिया, और जो भी रिमाइंडर आपके पास बचा था 1 वो आपके पास ओड डेज थे। अगर कोई आपसे 5, 7 या 10 सालों के लिए पूछता है तो आप इजीली उस चीज को मतलब ऐड करके बता दोगे भाई 1 + 1 + 1 + 2। बट जब बात एक सेंचुरी के अकॉर्डिंग आ जाए, बताइए 100 सालों में ओड डेज कितने होंगे या 200 में कितने होंगे, उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले ओड डेज
इन 100 years। इसका आंसर है बेटा 5 odd days in 100 years। भाई पहले 100 वर्षों में विषम दिन कितने हुए, तो चलिए चेक करते हैं 5 आया कैसे। अब क्लास अगर आपको पता है कि भाई नॉर्मल ईयर में odd days कितने होते हैं 1, लीप ईयर में odd days कितने होते हैं 2। अब अगर आप 100 में ऐसे ऐड करो भाई 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2, तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक है वो क्या करते हैं देखते हैं। मैं पहले आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, ट्रिक बाद में बताऊंगा। इसका बेसिक समझते हैं कि भाई 5 आया किस तरीके से। हमको पता है फर्स्ट 100 ईयर्स में जो नॉर्मल ईयर हमारे पास है वो कितने हैं 76, और जो लीप ईयर है क्लास वो कितने हैं 24। देखिए अभी आपने बताया था भाई लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने थे 24, तो जो बाकी बचे हैं वो कितने हैं 76 नॉर्मल ईयर रहेंगे। एक नॉर्मल ईयर में odd days कितने होते हैं 1, तो 76 ईयर्स में कितने हो गए 76। एक लीप ईयर में odd days कितने होते हैं 2, तो 24 ईयर्स में कितने हो गए 48। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 100, और नंबर ऑफ टोटल डेज कितने हो गए 124। तो 100 ईयर्स में जो हमारे पास 1 + 1 + 1 + 2 करके जो हमारे पास दिन बचे थे वो टोटल दिन कितने आए थे 124। अगर आप 1 + 1 कर दें तो कितना टाइम वेस्ट होता, और अभी देखो क्लियर है। बट ट्रिक क्या कहती है, हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक कहती है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 100, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने बेटा 100। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में लीप ईयर की वैल्यू ऐड कर दो तो भाई फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं 24। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में लीप ईयर की वैल्यू ऐड कर देते हो तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। और उस टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर आप 7 से डिवाइड कर दो तो 7 से डिवाइड करने पर क्लास हमारे पास क्या आ जाएगा 17 वीक्स + 5 डेज, यानी कि 124 में से 119 दिन 17 वीक्स की फॉर्म में सेट हो चुके हैं, और वीक्स का हमें कुछ करना नहीं है। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 5। क्लियर है, तो 100 ईयर्स में odd डेज कितने हुए 5। चाहे आप 1000 साल ले लो, चाहे आप 10,000 साल ले लो, चाहे आप लाखों साल ले लो क्लास, बट कभी भी जो आपके पास odd डेज है वो कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमेशा डिवाइड किससे करते हो 7 से। तो मैक्सिमम कितना बच सकता है उससे 1 कम। ठीक है, और मिनिमम तो 0 है ही। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? चलिए अब अगर मान लो आपसे पूछता हूं odd days इन 200 ईयर्स, भाई 200 वर्षों में odd days कितने आ जाएंगे, आंसर है 3। किस तरीके से देखिए, डायरेक्ट ट्रिक से कर लो। 200 भाई 200 साल है टोटल, 200 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, देखिए 24 + 24 48, तो 200 + 48 इक्वल टू 248/7, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 35 वीक्स + 3 डेज, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3। तो यहां से हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इससे भी छोटी ट्रिक है, देखते हैं भाई फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने थे 24, वहां पर odd डेज कितने आए 5। अगले 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं 24, तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में भी odd डेज कितने होंगे 5। तो भाई 5 डे तो पहले वाले के और 5 दूसरे वाले के, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 10। जब इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा बेटा 1 वीक + 3 डेज। तो चाहे उस तरीके से सोल्व करो या इस तरीके से, आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहता है। क्लियर है यहां तक? चलिए odd days इन फर्स्ट 300 ईयर्स, इसका आंसर है बेटा 1। odd days इन फर्स्ट 300 ईयर्स, कितना आंसर आ जाएगा 1। सोच लो, जो भी आप लोग बताओगे वही हो जाएगा अभी तो। चलिए सही है सर। सेम
टोटल नंबर ऑफ ईयर 300, लीप ईयर 72, टोटल कितने हो गए बेटा 372/7। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 53 वीक्स, 53 वीक्स प्लस 1 डे, 53 वीक्स प्लस 1 डे। और अगर दूसरे तरीके से आप लोग करते हो किसी भी, भाई पहले 100 में 5, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लीप ईयर कितने थे 24। नेक्स्ट में भी नंबर ऑफ लीप ईयर कितने, नेक्स्ट 100 में भी 24, तो वहां पर भी 5, यहाँ पर भी लीप ईयर 5, तो डिवाइड बाय 7। टोटल कितना हो गया बेटा 15/7, यानी कि 2 वीक प्लस 1 डे। ठीक है, आंसर दोनों कंडीशन में सेम। और एक तरीका और बता देता हूं, चलिए 100 में विषम दिन कितने थे, फर्स्ट 100 में और डेज कितने आए थे 5, और 200 में कितने आए थे 3, टोटल हो गया 300। जब आप उस वैल्यू को 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1 वीक प्लस 1 डे, यानी कि आप चाहे कर लो किसी भी तरीके से, आंसर हर कंडीशन में सेम रहेगा। क्लियर है, चलिए 300 ईयर्स तक हो गया, 400 पे निकालते हैं। odd days in फर्स्ट 400 ईयर्स। भाई पहले 400 वर्षों में odd days कितने हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसा किस लिए, पहले 300 तक हर बार सेंचुरी में आपके पास जो लीप ईयर थे वो कितने थे बेटा 24, 24, 24। इस बार कितने आए 25, एक दिन बढ़ गया ना। चलिए देखते हैं, 400 प्लस 97 इक्वल टू 497। यहां से जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा 71 वीक प्लस 0 डे। क्लियर है, अगर ईयर वाइज करते हो तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 21/7। यहां से क्या आ जाएगा 3 वीक प्लस 0 डे। ठीक है, कोई डाउट, ऐसे कर लो। भाई 300 में ओड डेज कितने 1, और लास्ट वाले 100 में 6, हर बार 5 होते थे ना, बट इस बार यहाँ पर 25 है। जब यहां से करोगे तो 7/7, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 वीक प्लस 0 डे। तो हर केस में आंसर क्या रहेगा 0। चिंता मत करो, बोर्ड भरने के बाद जो 20 का टाइम पीरियड होता है तो 1 मिनट की कटिंग तो होगी। चलिए क्लास, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था odd days in 100 years, 200 years, 300 and 400 years। इन ईयर्स को निकालने के बाद हमारे पास सेंचुरी से रिलेटेड क्लास 3 क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which days cannot be the last days of any century। भाई हमारे पास वीक डेज होते हैं क्लास, वो कितने होते हैं 7। भाई इन 7 में से ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज नहीं हो सकते। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई odd days in 100 years, 200, 300 and 400। बट उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए क्लास, भाई odd days बेसिकली हमारे पास बनते कौन से हैं। odd days हमारे पास वही बचते हैं जो कि हमारे पास रिमाइंडर में लास्ट की वैल्यूज रह जाती है। क्लियर है, यानी कि odd days in 100 years हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 5, और हमारे पास 5th डे कौन सा होता है फ्राइडे, 200 में 3, थर्ड डे कौन सा है वेडनेसडे, 300 में फर्स्ट, और 400 में 0। ठीक है, यानी कि ये जो चारों दिन हैं
इनके अकॉर्डिंग ये तो हमारे सेंचुरी के लास्ट डेज हो सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी 3 दिन बचे हैं वो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज नहीं हो सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज नहीं हो सकते। क्लियर है? इन चारों दिनों को छोड़ दो, 5, 3, 1 एंड 0 जो कि हमारे पास ओड डेज आए हैं, उन चारों को छोड़ने पर जो भी 3 दिन बचे हैं वो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज नहीं हो सकते। इसी का सेकंड क्वेश्चन बनता है क्लास, which days can be the first days of any century। भाई किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्लास अब ये 4 तो कौन से दिन थे जो कि लास्ट ईयर होंगे। अगर ये 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, अगर ये तीनों ही दिन किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज नहीं हो सकते तो पहले दिन तो हो सकते हैं। बट कोई भी सेंचुरी जो लीप है, कोई भी सेंचुरी जो लीप है, उस लीप सेंचुरी का जो लास्ट डे है वो कौन सा होता है? संडे। और अगर किसी सेंचुरी का लास्ट डे संडे है तो आगे आने वाली नई सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? मंडे। तो इसके अंदर एक दिन और इंक्लूड हो जाएगा, वो हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डेज हो सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके सामने टिक मार्क लगे हुए हैं, सेम है, which days can be the last days of any century। भाई किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये तो आपके सामने है ये क्लास। आंसर है संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज हो सकते हैं। क्लियर है क्लास? चलिए, जब हम क्लास कैलेंडर की बात करते हैं तो उस दौरान हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं, वो सेंचुरी से रिलेटेड भी होते हैं और वही सेम कोड हमारे पास मंथ से रिलेटेड भी होते हैं। तो चलिए पहले हम सेंचुरी कोड की बात करते हैं। सेंचुरी कोड, इनको हम बोलते हैं क्लास शताब्दी कोड। शताब्दी कोड अगर 1600 से लेकर 1699 तक कोई भी साल आ जाए तो हम वहां पर +6 कर देंगे। कितने दिन ऐड कर देंगे? +6। ठीक है। अगर 1700 से लेकर 1799 तक कोई भी साल आ जाए तो वहां पर +4 कर दिया जाएगा। 1800 से लेकर 1899 तक अगर कोई भी साल आ जाए तो +2। 1900 से लेकर अगर 1999 तक अगर कोई भी साल आ जाए तो 0। अब अगर आप इससे आगे चलोगे तब भी कोड रिपीट हो जाएंगे, और अगर इससे पीछे चलोगे तब भी कोड रिपीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 2000 से लेकर 2099 तक अगर कोई भी साल आ जाए तो +6 हो जाएगा। अगर 1600 से पहले की बात करें, 1500 से लेकर 1599 तक अगर कोई भी साल हो तो वहां पर 0। यानी कि अगर आप आगे चल रहे हो तो कोड सीधे रिपीट हो जाएंगे, और अगर पीछे चल रहे हो तो कोड उल्टे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेंचुरी कोड थे हमारे पास। कुछ मंथ्स कोड भी होते हैं,
ये हमारे पास मंथ्स है, ये नॉर्मल ईयर के लिए कोड है क्लास, और ये हमारे पास लीप ईयर के कोड है। मंथ्स हमारे पास जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 महीने, हर एक महीने के लिए डिफरेंट कोड, 0, 33, 614, 625, 035। क्लियर क्लास? लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अलग हो जाएगा बेटा, बाकी सब सेम रहेंगे। बाकी सब सेम रहेंगे। इस कोड के बेस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, इन एनी ईयर, भाई चाहे वो आपके पास नॉर्मल ईयर हो या फिर वो आपके पास लीप ईयर हो, इन एनी ईयर विच मंथ्स will be starts from same day। ठीक है कि भाई चाहे आपके पास कोई नॉर्मल ईयर है या फिर कोई आपके पास लीप ईयर है, तो इन सभी 12 के 12 महीनों में से ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो कि सेम डे से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई 1 जनवरी को ट्यूसडे है, 1 जनवरी को क्या है, ट्यूसडे, चाहे वो नॉर्मल ईयर है चाहे वो लीप ईयर, डजंट मैटर। तो उस ईयर में ऐसे कितने मंथ होंगे जिनकी फर्स्ट डेट को ट्यूसडे होगा। ठीक है, आंसर है जिन मंथ्स के कोड सेम है, जिन मंथ्स के कोड सेम है वो सभी सेम डे से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? आंसर लिख देते हैं, सेम मंथ्स कोड विल बी स्टार्ट फ्रॉम सेम डे। आंसर है same months code will be start from same day। क्लियर है? चलिए